दोस्तों नमस्कार। अब से कुछ ही देर बाद ऐसे 3 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणाम निकल कर आ रहा है दोस्तों, जहां 30 जुलाई को मतदान हुआ था। और ये तीनों ऐसी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों जहां पर सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट, मैं दोस्तों बताऊंगा बारी बारी से। और इन्वॉल्वमेंट ऐसा है दोस्तों जिसके कारण से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख पर एक बड़ा सवाल है दोस्तों। वो साख जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने 25, 30, 35 वर्षों की आप कह सकते हैं जो राजनीतिक जुगलबंदी में जो साख नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अर्जित किया है दोस्तों, उस साख पर बड़ा सवाल है। वैसे भी कहा जाता है दोस्तों कि परीक्षा ईश्वर उसी की लेता है जो कि अपने जीवन में कुछ अर्जित करता है। जिसने पढ़ाई ही ना किया हो उसकी परीक्षा ईश्वर भी नहीं लेता है। आप इशारा समझ रहे होंगे। तो आज जिन 3 विधानसभा सीटों पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा फंसी है, उसके कारण मैं बताऊं। और उससे पहले बताऊं कि ये जुगलबंदी है ना मोदी और शाह की, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई नहीं है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म से ही लेकर अब तक ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी वन मैन शो नहीं रही। कम से कम टॉप में 2 लोग ऐसे रहे जिसे आप जय और बीरू की जोड़ी कह सकते हैं, या कुछ भी कह लीजिए आप उदाहरण के लिए, या गावस्कर और कपिल देव की जोड़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, उदाहरण आप ले लीजिए। इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ दोस्तों, तो पहली जोड़ी बनी थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी छोड़कर गए, दीनदयाल उपाध्याय आए राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी में। चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तुरंत जो है 2 ही वर्ष 3 वर्ष के बाद जो है उनका वो दुनिया से चल बसे। उसके बाद जिस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, वैसे ही लगभग कह सकते हैं आप कि दुर्घटना में वो जोड़ी भी बिछड़ गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। फिर दौर आया दूसरा, और वो दिन जब जोड़ियां बनी दोस्तों, तब बीजेपी का लिए स्वर्ण काल माना गया। दूसरी जोड़ी बनी अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी की। लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी ऐसी थी दोस्तों, जब लग रहा था पूरी दुनिया को कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लालकृष्ण आडवाणी है तो प्रधानमंत्री भी आडवाणी बनेंगे, लेकिन आडवाणी को लग गया जनभावना का ख्याल रखा। जनभावना का ख्याल रखते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने खुद के बदले अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया और वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। शेष इतिहास में दर्ज है। आज हम लोग बीजेपी के इतिहास की चर्चा करने नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह के साख करने की चर्चा करने बैठे हैं। तो केवल एक इशारा मैंने बताया। फिर उसके बाद अब मोदी और अमित शाह की जोड़ी गुजरात की राजनीति से लेकर दिल्ली तक की राजनीति। अब आते हैं साख पर दोस्तों। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, उसके बाद कई बार ऐसे सवाल खड़े हुए कि क्या नितिन नवीन भी उसी प्रकार के चेहरे हैं जिस प्रकार के अध्यक्ष भाजपा ने राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, वेंकैया नायडू थे, उसके बाद जेपी नड्डा रहे, अमित शाह रहे। क्या इसी श्रेणी में नितिन नवीन भी आएंगे? बीजेपी का एक पक्ष है, बीजेपी कहती है कि हम तो किसी बूथ अध्यक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाली पार्टी है और हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ इतना सक्षम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता हो। अब इसको साबित करने की दांव की साख अमित शाह और मोदी पर क्यों है? इसलिए है दोस्तों कि उसी नितिन नवीन जिनको इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उनके इस्तीफा देने के बाद उन्हीं नितिन नवीन के विधानसभा सीट बांकीपुर में विधानसभा चुनाव हो रहा है दोस्तों, जहां पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर बीजेपी लगातार 95 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी आज तक एक भी चुनाव नहीं हारी और प्राय हर चुनाव में मार्जिन जो है कभी भी 30-35 हजार से कम मार्जिन नहीं आया। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। और ये मार्जिन ऐसा कि बीजेपी को एक तरफा 72% 90 हजार तक वोटों से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की बांकीपुर, और बांकीपुर का पुराना नाम पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। तो इस विधानसभा सीट से यदि भारतीय जनता पार्टी हारती है दोस्तों, तो यह हार नितिन नवीन की होगी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा की नहीं होगी। चूंकि इस विधानसभा सीट पर एक ऐसा तूफान मचा कर रखा है प्रशांत किशोर ने
और इस तूफान का कितना भारतीय जनता पार्टी रोक पाई है, ये परीक्षा की घड़ी है। तो अगर नितिन नवीन की हार हुई दोस्तों, अगर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की फंस गई, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सीधा निशाने पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होंगे। इसलिए होंगे कि न केवल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निशाने पर होगा, बल्कि नितिन नवीन के बहाने मोदी और शाह निशाने पर होंगे। दोस्तों, दूसरा विधानसभा सीट ऐसा है मांजलपुर, जो कि गुजरात की विधानसभा सीट है। और गुजरात में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। और गुजरात में दोस्तों ये उस जिले में है जहां से नरेंद्र मोदी सांसद रह चुके हैं। भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन चुनाव जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 2 लोकसभा सीट लड़े थे, वाराणसी और वडोदरा से उन्होंने रिजाइन कर दिया था दोस्तों। 5,84,000 वोट से लगभग नरेंद्र मोदी जीते थे। 5,84,000, जहां तक मुझे याद है, सॉरी 5,82,326 वोट से नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता था लोकसभा का। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वडोदरा लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब उसी वडोदरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मांजलपुर विधानसभा सीट। और इस मांजलपुर विधानसभा सीट पर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है। और हर चुनाव में बीजेपी का जो मार्जिन है बढ़ता रहा है। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश पटेल ने कांग्रेस के तस्वीर सिंह को 1 लाख, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लोकसभा की नहीं, 1,07,54 वोट से हराया था दोस्तों। जहां बीजेपी के योगेश पटेल को 1,20,133 वोट मिला था, वहीं कांग्रेस के तस्वीर सिंह को महज 19,379 वोट मिला था। महज मैं बता रहा हूं, अब कितना बड़ा गैप था आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,20,000 और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 19,000, 20,000 वोट भी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं ला पाए थे दोस्तों। 2022 अपवाद नहीं था। 2017 में बीजेपी के ही यही योगेश पटेल ने कांग्रेस के चिराग झावेरी को 56,000 वोट से हराया था 2017 में दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही थी हार्दिक पटेल के आंदोलन के कारण, अल्पेश ठाकोर, ठीक है। तो ये जो परिस्थिति थी एक अलग प्रकार की परिस्थिति थी गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था कि विकास पागल हो गया है। एक तरफ विकास पागल हो गया है और दूसरी तरफ हार्दिक पटेल, ठीक है, और अल्पेश ठाकोर का आंदोलन जो है, एक तरफ पटेल पाटीदार आंदोलन, दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों का आंदोलन। और बड़ोदरा दोस्तों पाटीदार लैंड माना जाता है, पाटीदार लैंड माना जाता है बड़ोदरा। और वहां फिर भी बीजेपी 56,362 वोट से जीती थी। 2012 में बीजेपी के योगेश पटेल ने कांग्रेस के चिन्नम गांधी को लगभग आप कह सकते हैं 51,785 वोट से हराई थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी का कितना बड़ा घर है। यहां 2026 में जो चुनाव हो रहा है दोस्तों, योगेश पटेल के निधन से हो रहा है। योगेश पटेल के निधन के कारण हो रहा है। और बीजेपी ने एक नगर निगम के पार्षद को उम्मीदवार बनाया है। नगर निगम के एक पार्षद को उम्मीदवार बनाया है दोस्तों, सतीश पटेल को। वही कांग्रेस के उम्मीदवार है यहां पूर्व मंत्री गुजरात सरकार और पूर्व उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे भीखा भाई रबारी। अब इन दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। लेकिन एक बात तय है कि यहां अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव एक कह सकते हैं ये लिटमस टेस्ट है भाजपा का। अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन से नहीं जीता दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि अगला 2027 के विधानसभा चुनाव गुजरात में बीजेपी परेशान होगी। वैसे ही जैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखा दिए थे विपक्ष ने, वैसे ही अगर ये सीट मांजलपुर बीजेपी का फंसा तो समझिए दोस्तों सीधा निशाने पर गुजरात की सरकार होगी। और गुजरात में सरकार अगर चली गई, मान लीजिए मोदी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, तो ये भूपेंद्र पटेल की हार नहीं होगी। आप समझिए,
भूपेंद्र पटेल की हार होगी, ये पूरा सफाचट। तीसरा दोस्तों विधानसभा सीट है भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला दतिया। दतिया में इसलिए मोदी साहब फंसे हैं दोस्तों कि बीजेपी ने 6 बार के विधायक, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के बड़े नेता, कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में टिकट नहीं दिया। इसलिए दतिया विधानसभा उपचुनाव जाना जाएगा दोस्तों, और इसलिए जाना जाएगा कि कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को हराया था, अदालत ने उनका चुनाव रद्द कर दिया भ्रष्टाचार के आरोप पे, और उस कारण से यह उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव में जब नरोत्तम मिश्रा पहली बार चुनाव हारने के बाद विधानसभा का, उस विधानसभा सीट से जहां 2008, 2013, 2018 लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीता नरोत्तम मिश्रा ने, उस विधानसभा सीट पर जब 2023 में लगभग 7,700 वोट से नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, उसके बाद हारने के बाद लगातार दतिया विधानसभा क्षेत्र में लगे रहे, जनता से माफी मांगते रहे और इतने लोकप्रिय रहे दोस्तों कि अभी जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो पूरे दतिया में, आप कह सकते हैं पूरे दतिया में हंगामा मच गया, पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिए गए, पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। यानी नरोत्तम मिश्रा अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रहे हैं, और ये तोड़फोड़ जितने भी हुए दोस्तों, ये सब चुनौती थी मोदी शाह को। इसलिए कि कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट इसलिए काटा गया कि नरोत्तम मिश्रा अगर चुनाव जीत कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मोहन यादव के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक मैदान में 2 तलवार नहीं रखना चाहती कि मोहन यादव के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा को विधानसभा में भेज दिया जाए, जिससे कि नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव में मोहन यादव कहीं डिस्टर्ब ना हो, मध्य प्रदेश डिस्टर्ब ना हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां से आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, उनके लिए नरोत्तम मिश्रा ने कठोर मेहनत किया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट इशारा कर दिया था नरोत्तम मिश्रा को कि अगर आपने पार्टी के खिलाफ कुछ गड़बड़ किया, उम्मीदवार को जिताने का प्रयास नहीं किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आपका सीआर जो बनेगा, कैरेक्टर रिपोर्ट, वो खराब कर दिया जाएगा। यानी भविष्य में आप मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाएंगे। अब इससे टकराने के लिए नरोत्तम मिश्रा घर घर घूमे हैं। आशुतोष तिवारी से ज्यादा मेहनत नरोत्तम मिश्रा ने किया है। अब उस मेहनत की परीक्षा है, और ये जो फैसला लिया गया मोदी शाह की जोड़ी के द्वारा, उस फैसले की अग्नि परीक्षा है, उस फैसले की अग्नि परीक्षा है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि तीनों विधानसभा सीट पर आज जो परिणाम अब से कुछ देर बाद आने वाला है, इसमें सीधा साख दांव पर है मोदी और शाह के प्रयोगों का, नितिन नवीन का प्रयोग, नरोत्तम मिश्रा का प्रयोग, और बड़ौदा में तो सीधा ये देखना है कि ये जेनजी आंदोलन से लेकर जितने भी आंदोलन हो रहे हैं देश भर में, उस जेनजी आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव है दोस्तों। तो इस चुनाव में इन दोनों की साख का भी परीक्षा है। बने रहिए लगातार, आज दिन भर आपको इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम के संबंध में जानकारी आपको मिलती रहेगी। पॉलिटिकल आइडिया पर हम आपके सामने मौजूद